नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज से यानी 31 अगस्त 2021 से आपके लिए प्रेस क्लब के नाम से खबर का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज हम देश की 5 बड़ी खबर पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भारत के उन होनहार की चर्चा करेंगे जिन्होंने देश को खेल खेल में सोना दिलवा दिया है। जी हाँ, बुलेटिन की पहली शुरुआत सुखद और स्वर्ण खबर से की जा रही है। देश की अवनी और सुमित ने देश को खेल में स्वर्ण दिला दिया है, देश का मान बढ़ा दिया है। अवनी ने निशानेबाजी प्रतियोगिता राइफल में सोना दिलाया है, तो भाला में सुमित ने देश को सोना दिलाया। अवनी राजस्थान के जयपुर की है और सुमित हरियाणा के सोनीपत के हैं और इन दोनों ने देश का नाम रोशन किया है, देश के नाम सोना किया है। जाहिर सी बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है और दूसरा मत परिवार भी आपके साथ मिलकर उन्हें इसके लिए मुबारकबाद पेश करता है और उम्मीद की जाती है कि भारत इसी तरह से खेल में, विज्ञान में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में और विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देगा। भारत की मिट्टी में बड़ी ऊर्जा है, भारत के लोग होनहार हैं और ये क्रम यूं ही चलता रहे। हमारे देश के हिस्से में इसी तरह सोना और प्रतिभा को मौका मिलता रहे। और इसी के साथ हम दूसरी खबर पे आते हैं। बात अफ़गानिस्तान की कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पे 6 रॉकेट दागे गए, जिसमें 5 को अमेरिका ने नष्ट कर दिया और इस तरह से बहुत बड़ी जो हताहत होने वाली स्थिति थी, उस स्थिति से किसी तरह निपटा गया है। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और तालिबान और अमेरिका के संबंध को लेकर SI के जो है वो अपनी गतिविधि संचालित कर रहा है और आए दिन जो काबुल एयरपोर्ट पे धमाके हो रहे हैं, शायद ये उसी का एक हिस्सा है। और आज यानी 31 अगस्त तक ही काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका का आधिपत्य है, यानी अमेरिका के सैनिक उस एयरपोर्ट की हिफाजत आज आखिरी दिन करेंगे। इसके बाद अमेरिकी सैनिक अपने देश के लिए कूच कर जाएंगे। तो अब एक सवाल उठना लाजमी है, एक संशय लाजमी है कि अब जब अमेरिकी सैनिक बल के होते हुए इस तरह से हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी हमले हुए थे जिसमें हताहतों की संख्या काफ़ी थी, तो फिर क्या होगा? और यही सवाल जो है देश और दुनिया को डरा रहा है। अब हम आते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर बिहार से है। JDU संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को फिर एक बार PM मटेरियल बताया है। उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार वो संख्या बल भी हासिल कर लेंगे। इसलिए कि बीजेपी और दूसरे लोगों ने कटाक्ष किया है कि JDU कहाँ से संख्या बल लाएगी और 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो JDU के
पास है या जेडीयू के पाले में है, इसका भी जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में पीएम मटेरियल हैं और जब भी मैं कुछ कहता हूं तो वो जनमानस की बात बन जाती है और नीतीश कुमार जब समय आएगा तो वो जादुई आंकड़ा भी हासिल कर लेंगे। अभी नीतीश कुमार जो है वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन भविष्य में वो पीएम पद के दावेदार हैं और अभी हम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व को स्वीकार कर रहे हैं, हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन उन्होंने एक बीजेपी को और अपने धड़ों के ये साफ जाहिर कर दिया है कि नीतीश कुमार की छलांग लंबी है, वो आने वाले दिनों में एक लंबी छलांग लगाएंगे और ये इस बात का इशारा भी है कि वो संभव है कि एनडीए से जेडीयू जो है अपने रिश्ते को कटअप भी कर दे और रिश्ते को धीरे धीरे कम करता जाए और ये एक संकेत ये है कि बिहार में भी उसका असर पड़ सकता है, यानी नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ भी सकते हैं। और जो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लालू के साथ भी संभव है कि उनकी कुछ साठ गोट है, कुछ बातचीत चल रही हो, इन सारी बातों से कुछ न कुछ एहसास हो रहा है कि एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं है, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये दोनों बेमेल जैसा शासन चल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा का इस तरह से एलानिया बयान के कई किस्से हो सकते हैं और कई ऐसे मोड़ आ सकते हैं जिसका इंतज़ार बिहार वासियों को होगा, देश के लोगों को होगा। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तो जेडीयू के लिए हैं कि दूसरे लोग भी हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार विपक्ष में भी हैं, उसमें एक दावेदार तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार में वो गुण है जो गुण एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। अगर उन्हें दूसरे दल सहयोग करते हैं, उनके नाम को उछालते हैं, उनके नाम पर सहमति जताते हैं, तो संभव है कि नीतीश कुमार के लिए जो बात अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कही है वो सही माने में वो बात जनमानस के बीच भी पैठ बन जाए और वही बात जो अन्य दल हैं विपक्ष में उनके मन में भी ये बात हो कि एक ऐसा कॉमन पीएम का कैंडिडेट हो जो देश को एनडीए से मुक्ति दिला सके, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से 2024 में मुक्ति दिला सके और ये इस देश को नरेंद्र मोदी शासन मुक्त देश बनाया जाए। तो संभव है कि नीतीश कुमार के चेहरे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर स्वीकार कर लेंगे। ये भविष्य की बात है, अभी 2021 है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 3 साल का वक्फा काफ़ी होता है, इसमें गंगा का पानी और नदियों का पानी कहाँ से कहाँ कितना बह जाता है किसी को पता नहीं। इसलिए कि राजनीति में पल पल क्षण क्षण मिनट दर मिनट घंटे घंटे और रोज़ बरोज़ परिवर्तन होते रहते हैं। इस तब्दीली में कल क्या परिवर्तन होंगे, हालात नीतीश कुमार के क्या होंगे, हालात बीजेपी के क्या होंगे, हालात एनडीए के क्या होंगे और देश के हालात क्या होंगे और विपक्षी दलों की क्या स्थिति होगी, कौन सा चेहरा उभर कर सामने आ जाएगा, ये किसी को पता नहीं। ये वक्त ही बताएगा और आने वक्त का इंतज़ार सबको करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं या नहीं हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के ये कहने का अभी आशय क्या है, इस पर जाहिर सी बात है गहन विचार विमर्श बीजेपी में भी हो रहा होगा, विपक्ष में भी हो रहा होगा। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का एक चेहरा बताकर एक हलचल तो पैदा कर ही दी है, राजनीतिक सुबुगाहट तो पैदा कर दी है, विचार और विमर्श की शुरुआत तो कर दी है। जाहिर सी बात है कि इसी मंथन से कोई अमृत निकल सकता है और नरेंद्र की जगह कोई एक नया चेहरा 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल हम आगे की दूसरी खबर पर बैठते हैं। चौथी खबर चीन और भारत के संबंधों से जुड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
साफ कर दिया है कि चीन को किसी भी हालत में वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने एक समारोह में इसका इशारा किया और ये साफ कर दिया कि जो ये भारत पे आरोप लगाया जा रहा है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर गया है और भारत कुछ नहीं कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि भारत जो है वो गंभीर रूप से जो है वो एक तरफा वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने चीन को कभी नहीं देगा। हमारे सैन्य बल तैयार हैं और हमारे सैन्य बल उन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं और हम पूरे अलर्ट हैं। इसलिए ये कहना कि भारत जो है चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ने दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल हैं और कुछ प्रोटोकॉल के तहत दोनों सीमा पर दोनों भारत और चीन के जो हैं सैन्य बल हैं वो अपनी गतिविधि रखते हैं और इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि चीन जो है भारत की दीवार को फांद करके यानी भारत की सीमा को, भारत की सरहद को पार कर चुका है और भारत खामोशी अख्तियार किए हुए है। इसलिए चीन के हर एक कदम पर हमारा यानी भारत का जो है वो एक नियंत्रण है। हम और हमारे सैन्य बल उन गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखे हुए हैं और नज़र रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम पांचवी खबर पर आते हैं। पांचवी खबर जो है हरियाणा और पंजाब की है। दोनों सटे हुए राज्य हैं और एक में बीजेपी की सरकार है तो दूसरे में कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर उसके चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब किसान के मामले पर दोनों के बीच तू मैं होनी शुरू हो गई है। दरअसल किसानों को लेकर खट्टर ने अपने पड़ोसी सूबे के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को पंजाब से शह मिल रहा है और यही वजह है कि किसान आंदोलन इतने दिनों तक चल रहा है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि ये सरकार और बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के साथ उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं और ये 3 जो काले कानून हैं उनको वापस लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसान अपनी मांग को लेकर धरनारत रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उनकी अपनी मांग है और अपनी जायज़ मांग को मांगना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर ये जो है किसान हित की बात करते हैं लेकिन ये किसान के दुश्मन हैं। इनको किसान से कुछ लेना देना नहीं। ये जो है किसानों की जगह जो है कारोबारियों का साथ देते हैं। ये कारोबारियों इनके लिए प्रमुख है और किसान इनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं रखता है, इनके लिए प्रमुखता नहीं रखता है। यही वजह है कि आज देश के किसान हताहत हो रहे हैं, हताश हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी को और केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। वो उनकी अनसुनी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं और ये सिलसिला आज कई महीने बीत चुके हैं। बावजूद इसके न केंद्र सरकार के दिल पसीजे हैं और न ही हरियाणा सरकार के दिल पसीजे हैं। ये सिर्फ किसानों के हित की बात करती है किसान, लेकिन जब देखा जाए तो वो व्यवहार में वो किसान विरोधी है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने 3 काले कानून को वापस लेने से इनकार करके साफ ये जता और बता दिया है कि ये बीजेपी किसान विरोधी है, किसान हितैषी नहीं है। और किसान की हितैषी कोई है तो पंजाब सरकार है, कांग्रेस है। और कांग्रेस और पंजाब सरकार ने जो हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के हित की रक्षा की है, किसानों के लिए काम किया है और आगे भी किसान के लिए काम करते रहेंगे। और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में यही फ़र्क है कि कांग्रेस हमेशा अन्नदाता की सूद लेती रही है, इसलिए कि अन्नदाता जो है वो देश की सूद लेता है और जब देश की जो सूद ले उसकी सूद लेना ही देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है। इसलिए कि राष्ट्र में
किसान की एक अपनी भूमिका है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और जहाँ कृषि प्रधान देश हो उसी देश के बहुसंख्यक लोगों को यानी उनके लिए काले कानून ला दिए जाए और उस कानून के बल पर उनकी कमर को तोड़ने की कोशिश की जाए और उनको ज़मीन से बेदखल हो जाए। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार किसानों की सूध नहीं ले तो वो किसान हितैषी सरकार कैसे हो सकती है। इसलिए जाहिर सी बात है कि खट्टर बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हरियाणा के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी और बातचीत की। और पंजाब सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, आगे भी काम करती रहे। तो दोस्तों, ये थी आज देश की 5 बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिर हम इसी तरह 5 बड़ी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और ये हमारा ये प्रेस क्लब का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें। मुझे आपकी राय और प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।